लिटरली मतलब काफ़ी जगह से नेगेटिव पॉइंट्स आ रही थी कि एफएमजी एग्जाम काफ़ी टफ होता है, डिफिकल्ट होता है। मेरे भी पेरेंट्स लोग काफ़ी वो सोच रहे थे, लाइक मेरी मॉम स्पेशली कि लाइक बेटी अकेली जाएगी, कैसे जाएगी करके। कि एडिक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि ये अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स में लोग पड़ जाते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है। सो वहाँ पे भी बेसिक इंग्लिश मोस्ट ऑफ द रशियंस को आ ही जाती। कौन से कंट्रीज़ में जाना चाहिए, इतने सारे कंट्रीज़ रहते हैं, सब लोग अपना अपना बोलते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का जो वीडियो है वो रहेगा बेसिकली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो एमबीबीएस अब्रॉड के रिगार्डिंग आते हैं मुझे एंड डॉक्टर कोमल को। वैसे डॉक्टर कोमल के साथ हम पॉडकास्ट कर चुके हैं लास्ट टाइम और इनका भी यूट्यूब चैनल है। वैसे आज का जो वीडियो होगा, मैंने जैसे बताया, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर होगा रिगार्डिंग एमबीबीएस अब्रॉड। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको मतलब कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। आपके जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग एवरीथिंग एफएमजी एग्जाम से लेके आपका स्कॉलरशिप से लेके एक्सपेंसेस कितना होता है एमबीबीएस अब्रॉड रशिया में, तो वो सब हम क्लियर करने का कोशिश की है। सो लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर कोमल, एलिजिबिलिटी का कैसा होता है मतलब रशिया में? मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये ऐसा है, मतलब 50% चाहिए, तो फिर एक डाउट क्लियर कर दीजिएगा बच्चों का, कैसा होता है? एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो फिर सबसे पहले तो जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनका जो बोर्ड एग्जाम रहता है उसमें पीसीबी, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों आपको 50% के ऊपर लाना है, तीनों में एटलीस्ट 50 के ऊपर। एंड देन आपको नीट यूजी एग्ज़ाम देना रहेगा, वो कंपलसरी है एडमिशन के लिए। एंड नीट यूजी में भी आपका जो भी कैटेगरी है, लाइक जनरल हो या ओबीसी हो, उसके हिसाब से जो भी 50th परसेंटाइल रहता है उसके अगर आप ऊपर लाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं नीट यूजी से, तो फिर वो आपको कंपलसरी करना। सो एक पीसीबी है एंड दूसरा नीट यूजी क्वालिफिकेशन। एंड अगर आपने 2023 में भी नीट यूजी दिया होगा एंड इस साल आप सोच रहे हो कि एडमिशन लेने का, तो वो भी आप कर सकते हो, बिकॉज नीट यूजी का जो मार्क्स रहता है वो 3 साल तक वैलिड रहता है। सो आपको ऐसा वापस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इस साल एडमिशन लेना है तो। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ये विदाउट नीट आप एमबीबीएस अब्रॉड जा सकते थे 2017 के पहले, बट 2018 से आपको विद नीट ही जाना पड़ता है। अगर विदाउट नीट आप गए हो तो आपको 6 साल बाद प्रॉब्लम, दिक्कत कहीं ना कहीं आने वाली है। तो मैं जो भी व्यूअर्स है उनको बोलूँगा कि नीट के बिना जाना काफ़ी रिस्की है, तो नीट दे के ही जाना, मतलब क्वालिफिकेशन मार्क्स दे के ही जाना। बच्चों को कि एफएमजी एग्ज़ाम के बारे में वो है क्या एंड वो कंपलसरी है क्या देना, तो उसके बारे में देखो, एफएमजी एग्ज़ाम क्या है कि मुझे भी काफ़ी डर था जब मैं एमबीबीएस के लिए एडमिशन ढूंढ रहा था। मुझे लिटरली मतलब काफ़ी जगह से नेगेटिव पॉइंट्स आ रही थी कि एफएमजी एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है, डिफिकल्ट होता है। तो बेसिकली एफएमजी एग्ज़ाम ऐसा होता है कि जो लोग अब्रॉड से एमबीबीएस करते हैं उनको एक एग्ज़ाम देना होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। उसमें 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें से आपको 150 स्कोर करना पड़ता है। ये आप कहीं से भी एमबीबीएस करो, यूएस से करो या फिर कहीं से भी करो, आपको देना ही पड़ता है ये एग्ज़ाम। इंडिया आके एग्ज़ाम देना पड़ता है आपको, और ये एग्ज़ाम मतलब लेवल इसका मीडियम लेवल पे रहता है। एंड फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में यह है मुझे कि एफएमजी जो एग्ज़ाम निकालते हैं बच्चे, क्या मतलब जो नीट यूजी में जिनको कम मार्क्स आते हैं तो वो लोग एफएमजी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं क्या? तो ये इसके बारे में बोलना चाहूँगा कि मैं एफएमजी और नीट यूजी जो है पूरा अलग एग्ज़ाम है। आपको मतलब नीट यूजी के लिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हो, और एफएमजी के लिए आप ये पढ़ते हो, मतलब पूरा एमबीबीएस जो पढ़ाई होता है 0 से स्टार्ट होता है, तो पूरा उसमें ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हो आप, अलग अलग चीज़ें होती है, तो फिर डिफरेंट एग्जाम है। तो ऐसा सोचोगे मत कि आप नीट यूजी में कम मार्क्स आए हैं तो फिर एफएमजी निकाल नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इवन मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला एफएमजी एग्जाम, इवन डॉक्टर कोमल ने भी फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला है। तो ऐसा सोचिए मत कि मैं एफएमजी एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगा। आपके नीट यूजी के मार्क्स के बेसिस पे, नॉट इवन आपके 12th के बोर्ड्स के मार्क्स पे आपको जज करना चाहिए। हाँ, 50% बेसिकली होना चाहिए, जैसे कि क्राइटेरिया में बताया था हमने। और ये चीज़ अब याद रखिए कि नीट यूजी जो है वो सिर्फ पीसीबी के लिए है, एंड ये जो पीसीबी है वो सिर्फ एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई होने के लिए, कि तुम डॉक्टर बन सकते हो। बट जो एफएमजी की एग्ज़ाम है वो इस चीज़ के लिए कि तुम डॉक्टरी तुमने कितनी अच्छी से की है, तुमने वो पढ़ाई कितनी अच्छे से की है, तो उस हिसाब से तुम इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दोनों एग्जाम्स काफ़ी अलग है, तो ये कंपेयर नहीं करना नीट यूजी में कम आया तो एफएमजी में भी गड़बड़ रहेगा। दोनों बहुत अलग एग्जाम्स है, एंड अगर सही से पढ़ाई करो तो फिर इजीली क्रैक हो सकता है एफएमजी। बस जो 6 ईयर्स तुम्हारा कंसिस्टेंट रहना है। हाँ, जो 6 ईयर्स है उसमें तुम्हें अच्छे से करना है। तो अभी हम लोग एफएमजी की बात किए, तो फिर अभी आता है कि अगर जाना रहा रशिया तो फिर कौन से कंट्रीज़ में जाना चाहिए, इतने सारे कंट्रीज़ रहते हैं, सब लोग अपना अपना बोलते हैं। देखो, पहले टॉप मोस्ट पे तो रशिया ही रखूँगा मैं, क्योंकि हम दोनों ने एमबीबीएस वही से किया है। रशिया, मैं बोलूँगा कि रशिया जा सकते हो आप। बात रही रशिया यूक्रेन वॉर की, तो फिर करंटली सेफ है, मतलब बॉर्डर्स पे आप ऐसा करो कि बॉर्डर्स के जो यूनिवर्सिटीज़ है रशिया यूक्रेन के बॉर्डर्स पे, उसमें एडमिशन लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मतलब इंडिया पाकिस्तान जैसे हो गया बॉर्डर, जैसे कि अपना क्रीमिया हो गया, कुर्स्क हो गया, 2-4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसे है, मतलब जो बॉर्डर्स पे आती है, मतलब सिटीज़ बॉर्डर्स पे आती है। आप देख लेंगे रशिया का मैप खोल के, जो कंट्रीज सिटीज़ बॉर्डर पे आती है यूक्रेन के, उसमें आप एडमिशन लेना ही नहीं चाहिए। बाकी आप सिटीज़ में कोई भी एडमिशन ले सकते हो, ऐसा कोई मतलब दिक्कत नहीं आती। एंड बेस्ट कंट्रीज़ की बात की जाए
जाए तो फिर रशिया इज़ सेफ करेंटली, ऐसा कुछ है नहीं। और जॉर्जिया में एक रिकमेंड कर सकता हूँ आपको जाना। और ये टॉप मोस्ट कंट्रीज है, कजाकिस्तान जाते हैं लोग, उज़्बेकिस्तान जाते हैं, बट ये कंट्रीज़ का मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, बट पता है कि 6 साल MBBS वहाँ भी होता है। बट रशिया और जॉर्जिया का मुझे पता है कि FMG पासिंग रेशियो वहाँ पर काफ़ी अच्छा है। एंड वो लोग मतलब जो भी अभी बोल रहे हैं कि 6 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए, 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए, उसमें इंक्लूडेड है वो सब। तो रशिया और जॉर्जिया में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। एंड चाइना, फिलीपींस और यूक्रेन में आपको पता ही है कि क्या चल रहा है। चाइना में तो कोविड की वजह से बैन हो गया अभी। एंड इवन फिलीपींस में कुछ डिग्री के वजह से मतलब इश्यूज हो गया है, मतलब जा नहीं सकते वहाँ पे अभी। वहाँ का पैटर्न आई हाँ, थिंक US बेस्ड हाँ, ऐसा कुछ है। एंड यूक्रेन का तो आपको पता ही है कि वहाँ पे वॉर हो गया है, तो फिर बच्चे करंटली वहाँ पे पढ़ रहे हैं, बट जो पढ़ रहे हैं उन्हीं को मतलब डिग्री दिया जाएगा एंड वो लोग FMG आके दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो ये बात होगी कंट्रीज़ की। अभी हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग कौन से कंट्रीज बेस्ट होते हैं। तो अगर किसी को रशिया में एडमिशन लेना चाहे, अगर कोई चाहता है लेना, तो कौन से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है लाइक, और कैसे अप्लाई करते हैं? देखो पहले तो आप अपना बजट डिसाइड करिए, आपका बजट कितना 25। देखो मिनिमम बजट जैसे कि आपने बताया था कि 30 लाख तो होना ही चाहिए, तो उसमें होता आपका है। सब कुछ इंक्लूडेड हो गया, फ्लाइट टिकट्स, रहना पहना पीना खाना वो सब। तो आप पहला अपना बजट डिसाइड करिए। 30 लाख से 35 लाख से 40 लाख से आपको हर एक रेंज में यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। उसके बाद आप देखिए कि दूसरी बात कि यूक्रेन के बॉर्डर पे है कि नहीं कंट्री जो भी है, सिटी जो भी है यूक्रेन के बॉर्डर पे है कि नहीं। तो अगर यूक्रेन के बॉर्डर पे होगी तो एडमिशन वहाँ पे लेना ही नहीं चाहिए। और बेसिक आपका बजट होना चाहिए MBBS रशिया के लिए 30 to 35 लाख। इसके ऊपर अगर जाना है वो आपकी मर्जी, या फिर नहीं जाना है तो वो भी आपकी मर्जी। बट मैं तो इतना ही रिकमेंड करूँगा कि 30 to 35 लाख के बीच में ही यूनिवर्सिटीज़ आप चूज़ कर सकते हैं। एंड कैसे मतलब चूज़ करें, तो अभी यूट्यूब पे काफ़ी लोग मतलब बोल रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी है, वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो मैं बेसिकली बोलूँगा कि जो यूनिवर्सिटी का प्रमोशन लोग ज़्यादा कर रहे हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और बस ये ऐसा भी है कि कुछ यूट्यूबर्स को मतलब बस बच्चे रेकमेंड करने के पैसे दिए जाते हैं, तो फिर वो अंधाधुन कहीं भी एडमिशन करा रहे हैं लोगों के। और यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो फिर सोच समझ के करिएगा। और दूसरी बात कि यूनिवर्सिटी सारी अच्छी होती है, सारे जगह पे सेम ही इंग्लिश में पढ़ाते हैं, क्योंकि NIMC के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंग्लिश में ही उनको पढ़ाने के लिए बोला गया है। तो सारे यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये है कि यूक्रेन के बॉर्डर का ध्यान रखना और यूट्यूबर्स के चक्कर में मत आना। और कुछ भी डाउट हो आप डॉक्टर कोमल या मुझसे पूछ सकते हो, हम आपको गाइड कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट रहेगा रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज़, कौन सा कंसल्टेंसी चूज़ करना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, पेमेंट कैसे करें, ठीक है। तो आई होप कि आपका यूनिवर्सिटी का डाउट जो था क्लियर हो गया है, ठीक है। एंड अगर यूनिवर्सिटीज़ का आपको रहे तो फिर वही याद रखना कि मैं डॉक्टर जनार्दन हाँ। आपको आपके बजट एंड आपकी नीड्स के हिसाब से हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि हम लोग को ऐसा है नहीं कि आप इस यूनिवर्सिटी में जाओ हाँ। या उसी यूनिवर्सिटी में जाओ। वही। कि डॉक्टर जनार्दन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ गए भी है विजिट के, तो सामने से देखे तो उनको पता है कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं है। तो इसलिए वो मुझे भी बोले हैं कि स्टूडेंट्स की हेल्प करना हमें मेन ज़्यादा ज़रूरी है इस मामले में, कि जो भी सेफ़ हो एंड जहाँ पर जो वॉर जोन से दूर हो वो वाला रखना हमें रहता है, इम्पोर्टेंट है। एक और पॉइंट मैं आपको पूछना चाहूँगा कि कॉस्ट ऑफ स्टडिंग कितना होता है, मतलब ये एक और क्वेश्चन था, वो आप ये डॉक्टर कोमल बताएंगे कितना होता है। यस, कॉस्ट ऑफ स्टडिंग देखा जाए तो काफ़ी पहले तो आपका ट्यूशन फीस रहता है एंड देन फिर हॉस्टल फीस रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मिनिमम पूछो तो 25 to 30 लाख जो है ये एवरेज रहता है बजट। उसमें आपका ट्यूशन फीस, वहाँ पर रहना एंड मेडिकल इंश्योरेंस ये सब इंक्लूड हो जाता है। फिर इसके ऊपर के जो खर्चे होते हैं वो अभी आप पे डिपेंड करता है, आप लोग बाहर कितना खाने जाते हो, आप लोग शॉपिंग कितना करने जाते हो, वो सब उस पर रहते हैं। और अगर आप लोग खुद से कुक करना चाहोगे तो मंथ का आई विल से 5 to 7,000 इतना पर मंथ लगता है अगर खुद से बनाने जाओगे, क्योंकि वहाँ पे सुपरमार्केट्स में जो भी चीज़ें मिलती है वो इतनी ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं रहती है। नॉर्मल अगर देखो तो इंडिया के प्राइस पे ही रहती है। और वेज वालों को दिक्कत होती है क्या वहाँ पे? वेज वालों को दिक्कत उतनी नहीं होगी, बिकॉज वहाँ पे सुपरमार्केट्स में वेजीज जो रहते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स काफ़ी रहते हैं, सारे रहते हैं। एंड ऑल्सो इंडियन पल्सेस देखा जाए तो राइस, नॉर्मल राइस, दाल, चावल, ये सब चीज़ें मिल जाती है वहाँ पे। जो चीज़ें नहीं मिलती वो होती है मसाले। तो मसाले के लिए हम मोस्टली इंडिया से लेके जाते थे, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी उतनी खास नहीं है। अभी इंडिया में तो इंडिया मसालों की क्वालिटी बेस्ट रहेगी, तो सिर्फ वो एक चीज़ का रहता है। बट नॉनवेज का देखा जाए तो नॉनवेज तो वहाँ पे और रशियन फूड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। रशियन फूड एक्चुअली जनार्दन बेटर बताएंगे, वो घूमे ज़्यादा है मेरे से। रशियन फूड का बताया जाए तो फिर मोस्टली लोग नॉनवेज ही खाते हैं। एंड उनके डाइट में चिकन होता ही है, चिकन सूप हो गया, सैलड हो गया, सैलड के बिना तो वो अपना खाना स्टार्ट ही नहीं करते। एंड रशियन फूड आपको ट्राई करना तो आप ट्राई कर सकते हो। रशिया में काफ़ी मतलब चिकन कटलेट हो गया आपका, उसके साथ टमाटो सॉस हो गया, उसको राइस के ऊपर डाल के खाते फेमस हैं। रशियन कटलेट है। रानी की बोलते हैं उसको कटलेट को। मैं कैंटीन में काफ़ी खा चुका हूँ वहाँ पे। तो मैं इंडियन फूड से ज़्यादा रशियन फूड खाता था वहाँ पे, मेरे को काफ़ी एंजॉय करता था मैं। और काफ़ी मतलब लोग बोलते काफ़ी फीका है, बट मुझे तो पसंद आता था वही खाना।
तो ऐसी बात है। बट डॉक्टर कोमल ने जैसे बताया कि मसाले आप भूलना मत, आपका कुछ भी भूल जाना, सामान भूल जाना मत, मसाले भूलना मत इंडिया के, तो आपको मतलब खाने में डेली हेल्प वही करेंगे। एंड जब वेज नॉन वेज की बात आती है, सो मेरी फैमिली में जब रशिया आई थी, सो मेरी फैमिली में मॉम मेरी वेज है एंड हम नॉन वेज है। तो देखा है तो खाने के में उनको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पे भी आप जाओगे, आप नॉर्मल कैंटीन जाओ या अच्छे रेस्टोरेंट जाओ, सब जगह वेज के लिए आप लोग को वेजिटेबल्स तो मिल ही जाते हैं, लाइक सॉर्टेड वेजिटेबल्स या तो वेजिटेबल सूप मिल जाता है, तो पोटैटो के डिशेस तो बहुत रहते हैं। एंड एक बार आप नॉर्मल कॉन्वर्जेशन करना सीख जाओ तो आप उनको सामने से पूछ सकते हो कि सर हमें बर्गर देना, बट विदाउट द मीट पैटी, उसके जगह आप आलू का रहा तो वो पैटी डाल दो, वरना इम्प्रोवाइज जो करना चाहे वो भी आप बात कर सकते हो। सो भी इजीली हो जाता है, तो उतना कुछ फूड के मामले में प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप खुद से बनाओगे तो बेस्ट है, तो फिर आप वेराइटीज़ बना सकते हैं, वहाँ सब कुछ मिलता है। एंड वहाँ का मीडियम तो इंग्लिश ही है, एंड लैंग्वेज बैरियर भी कभी आया नहीं है हम लोगों को, राइट। कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर हम जाए तो मोस्टली वहाँ पे पढ़ाई भी इंग्लिश में होती है, एंड अगर आसपास अगर आप लोग घूमने भी जाओ सो वहाँ पे भी बेसिक इंग्लिश मोस्ट ऑफ द रशियंस को आ ही जाती है, रशियंस काफ़ी फ्रेंडली भी होते हैं, काफ़ी फ्रेंडली होता है। अगर आपको कुछ भी आए भी डाउट, आप टूटी फूटी रशियन में भी कुछ पूछो तो सामने वो लोग समझ जाते हैं। इवन वो इंग्लिश बोलने का भी ट्राई करते हैं आपके साथ। हाँ, वो अगर इंडियंस देखते हैं तो वो सामने से थोड़ा बहुत तो हिंदी भी सीखते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे लाइक आई रिमेंबर थोड़ा बहुत अगर हम जाते हैं तो ऐसे नमस्ते नमस्ते व्हाट डू यू वांट करके वैसे करके पूछते थे वो। सो काफ़ी रशियंस तो काफ़ी फ्रेंडली, तो वो चीज़ का तो बिल्कुल नहीं है टेंशन। और एक और चीज़ की लैंग्वेज बैरियर कभी आया आपको? मुझे तो देखो कभी आया नहीं, फर्स्ट ईयर में मेरे को थोड़ा बहुत लगा था कि काफ़ी टफ है रशियन लैंग्वेज, आपको कभी समझ लगा था ऐसा लैंग्वेज बैरियर? मैं भी एडमिशन जब हुआ मेरा तो सबसे पहले मेरे माइंड में यही था कि मैं वहाँ जाके कैसे चीज़ें करूँगी, क्योंकि मुझे रशियन तो आती नहीं है। सो उसके लिए मैंने एक बुक लिया था हाउ टू लर्न रशियन करके, बट ट्रस्ट भी हो सब करने का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक सामने से बात नहीं करोगे किसी से तब इंटरैक्ट करोगे तभी समझोगे, और इंटरैक्ट करके बहुत इजीली सीख सकते हो, क्योंकि रशियन हार्ड है, बट अगर जब वहाँ रहते हो एंड एवरीडे में यूज़ करते हो तो फिर वो चीज़ समझ में आने लगता है, ईजी हो जाता है। एंड काफ़ी यूनिवर्सिटीज सिखाते भी आई गेस ना, फर्स्ट 1 और 2 ईयर्स बेसिक, 3rd ईयर तक रशियन सीखना पड़ता है आपको। उसके बाद वो रशियन लैंग्वेज क्या होता है कि टीचर्स रशियन ही होते हैं एंड वो इंग्लिश में आपको पढ़ाते हैं रशियन लैंग्वेज, तो आपको हेल्प हो जाता है। और बेसिकली आपका आप शॉप में जाओ तो वहाँ पे इंटरेक्शन हो जाता है किसी से, तो उससे आप ज़्यादा सीखते हो मेरे हिसाब से, आपके दोस्तों से। तो क्लास में तो ठीक ठाक है, मतलब आप सीख रहे हो जा रहे हो, बट इंटरेक्शन से जैसे आपने बताया कि ज़्यादा सीख रहे हो आप। रशियन सीखना वहाँ पे ओके, वहाँ पे रशियन सीखना कंपलसरी है, लाइक जो यूनिवर्सिटी सिखाते हैं, बट वो मेनली इसलिए सिखाते हैं कि नॉर्मल शॉप्स में जाओ तो कर पाओ, और ऑल्सो कि बाद में वहाँ पे जब पेशेंट से इंटरेक्ट करना रहता है, हमें भी हिस्ट्री वगैरह लेना रहता है, तो तभी बेसिक आना चाहिए, क्योंकि रोटेशंस हम लोग के रशिया में भी होते थे, जब पेशेंट्स के पास जा रहे हैं आपको क्या हुआ है वगैरह पूछने के लिए, तो उसमें भी हेल्प करता है। सो जब वहाँ एडमिशन लेते हैं तो स्कॉलरशिप का भी थोड़े यूनिवर्सिटीज़ में रहता है, राइट। उसमें हाँ देखो, स्कॉलरशिप का क्या है कि एजेंट्स लोग आपको बोलते हैं कंसल्टेंसी वाले कि हमारी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप है, बट स्कॉलरशिप सारे यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती, वो कंसल्टेंसी वाले अगर उनके मन में रहा तो ही प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि स्मॉलेंस का हम जैसे स्मॉलेंस से ग्रेजुएट होते हैं तो हमको स्मॉलेंस का पता है कि स्मॉलेंस वाली स्कॉलरशिप देते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी देती है, बट वो कंसल्टेंसी वाले का से होता है, ऐसा कोई यूनिवर्सिटीज़ पर्टिकुलर में स्कॉलरशिप नहीं देती बच्चों को। हाँ, तो स्कॉलरशिप का आप सोच ही मत कि मिलता है स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप अगर मिलता भी है तो आपको फर्स्ट ईयर के बाद दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर फर्स्ट ईयर स्कोर जो भी होता है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, एक स्मॉलेंस का पता है मुझे, एक अस्त्राखान यूनिवर्सिटी उसका भी पता है, थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप मिलता है, बट वो कंसल्टेंसी का ही होता है स्कॉलरशिप, ना ही वो यूनिवर्सिटी का डायरेक्टली कुछ नहीं होता है ऐसा स्कॉलरशिप। एंड स्कॉलरशिप्स तो अभी अच्छा पढ़ोगे तो थोड़े यूनिवर्सिटीज देते हैं, बट जो लोग अगर 25 लाख का बजट है बट वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लोन्स की अगर बात करें तो भी इजीली मिलता है, राइट। लोन देखो, लोन आपको इजीली मिल जाएगा रशिया के लिए, पहले काफ़ी इजीली मिल जाता था, बट वॉर के बाद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बट कुछ ऐसा सीन नहीं है, आपको लोन्स इजीली मिल जाएगा। हाँ, अगर आप अपनी कंसल्टेंसी से जो भी जिससे भी एडमिशन ले रहे हो उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके आप बैंक को अप्रोच कर सकते हो, वो लोन दे देते हैं आपको। तो ऐसा, और स्टूडेंट लोन का ऐसा है कुछ है कि 7 लाख तक आपको इंटरेस्ट नहीं लगता, उसके बाद आपको इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। मेजर पॉइंट है गर्ल्स की सेफ्टी का, तो गर्ल्स की सेफ्टी का मेरे हिसाब से डॉक्टर कोमल अच्छे से बता पाएंगे आपको क्या कैसा होता है गर्ल्स की सेफ्टी का, क्या मतलब हॉस्टल्स में सेफ रहते हैं, आप घूमने जा सकते हो क्या एज अ गर्ल स्टूडेंट? रशिया में अभी तो वॉर की वजह से तो सबको ही पहले टेंशन है कि लाइक बच्चे वहाँ सेफ है कि नहीं, बट अगर गर्ल्स की पर्टिकुलर मैं बात करूँ सो फर्स्टली तो हॉस्टल का हम देखेंगे। हॉस्टल में भी हम भी रहे हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी में गर्ल्स एंड बॉयज़ के हॉस्टल्स अलग थे, थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटीज़ अलग रखते हैं, थोड़ा बहुत एक ही रखते हैं, बट अगर एक भी रहा तो गर्ल्स एंड बॉयज़ साथ में नहीं रह रहे रहते, अलग दूसरे एंड्स पे रहते। समझो बिल्डिंग के एक एंड में अगर एक विंग में बॉयज़ है तो दूसरे विंग में गर्ल्स लोग रहेंगे, या तो डिफरेंट फ्लोर्स रहते हैं, वैसा रहता है। एंड कर्फ्यू सब लोग को 8 o'clock का रहता है, 8 o'clock के बाद सबको हॉस्टल के अंदर आना ही पड़ता है, जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पस। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में आगे अलग अलग होता होगा। स्मॉलेंस में 8 o'clock था, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में 10 कहीं पे 9:30 10 है। तो आपको कुछ ऐसा मतलब
सेफ्टी के रिगार्डिंग अगर आप रात को वॉक पे जा रहे हो मॉस्को में, रशिया में, कहीं भी, तो फिर आपको ऐसा कुछ अनसेफ लगा या फिर कुछ रशिया में अगर आपका कुछ बैड एक्सपीरियंस है या फिर कुछ गुड एक्सपीरियंस जो भी? बैड एक्सपीरियंस तो मैं बोलूँगी एक भी नहीं है, सिर्फ गुड एक्सपीरियंस ही रहे हैं, बिकॉज रशियंस बहुत फ्रेंडली है। मैं जितना रशिया घूमी हूँ, मैं मेनली मेरे गर्ल्स ग्रुप के साथ घूमी हूँ, हम सिर्फ गर्ल्स घूमने निकलते थे एंड हम लोग रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक वॉक किए हैं एंड रशियंस साथ में घूमे हैं, साथ में हैंग आउट किए हैं एंड काफ़ी ईजी रहा है। लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में भी सीसीटीवी है एंड एक्चुअली उसकी नौबत भी नहीं आती क्योंकि कोई भी ऐसा छेड़खानी वगैरह कुछ होता नहीं है गर्ल्स के साथ। सो आई थिंक गर्ल्स के लिए काफ़ी सेफ है वहाँ पे घूमना फिरना अभी। आप गर्ल्स को बेसिकली रेकमेंड करोगे एमबीबीएस अब्रॉड? यस, मैं जो पेरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स लोग देख रहे हैं उनका रेकमेंड करोगे उनको मतलब जाना चाहिए सेफ्टी के रिगार्डिंग? जैसे आपने बोला सेफ है बट अब पेरेंट्स फिर भी डाउट में रहते कि जाना भेजे कि नहीं अपनी लड़की को, क्या क्या बोलना चाहोगे? मेरे भी पेरेंट्स लोग काफ़ी वो सोच रहे थे, लाइक मेरी मॉम स्पेशली कि लाइक बेटी अकेली जाएगी कैसे जाएगी करके। तो पहले तो ये रहता है कि जब तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो तुम अकेले नहीं जा रहे हो, वहाँ पे और भी इंडियंस रहते हैं, सो एक सपोर्ट सिस्टम तो रहता ही है वहाँ पे। एंड देन उसके बाद में सेफ्टी वाइज तो कुछ भी प्रॉब्लम होती नहीं है क्योंकि जो भी चीज़ रहे तुम्हारे सीनियर्स लोग से भी, अगर तुम सीनियर्स लोग से बात करो तो कुछ भी रैगिंग का भी इशू आई डोंट थिंक सो कभी आया है। तो मैंने कभी रशिया में कभी नहीं हुआ, लाइक सब लोग काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं चाहे वो रशियंस हो या इंडियंस हो। तो मैं बोलूँगी कि अगर रशिया जाना रहे तो मेन चीज़ है इस टाइम पे वॉर टाइम पे आप लोग बस यूनिवर्सिटी सही चूज़ करो जो बॉर्डर के पास ना हो एंड बाकी सेफ्टी तो फुल है, लाइक कुछ प्रॉब्लम नहीं है रशिया में। बट ठंड में और भी कुछ आता है लोगों के माइंड में उस बारे में। देखो रशिया में ठंड आती तो फिर पहले वो लोगों के मन में आता है कि वोडका हो गया, रशियन वोडका कैसा होता है भाई, तो लोगों के बॉडी को गर्म रखता है। तो फिर एडिक्शंस क्या क्या होते हैं एमबीबीएस अब्रॉड में आपको बताते हैं कि एडिक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि ये अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स में लोग पड़ जाते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है मैंने आंखों से कि उनका करियर बर्बाद होते हुए। तो वहाँ पे जाके लोग बेसिकली पढ़ाई करना भूल जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट ईयर में आ गए तो फिर अरे नया नया लगने लग गया सब कुछ, तो फिर ये हवाबाजी में इसमें आ जाते हैं एंड ये सब में पड़ जाते हैं, पढ़ाई सब भूल जाते हैं कि पेरेंट्स से दूर है एंड पेरेंट्स को भी लगता है कि भाई या लड़का या लड़की गए हैं पढ़ाई कर रहे होंगे तो हाँ बिजी होंगे। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट घुस जाते हैं इसमें। तो मैं बोलूँगा कि ये आपके ऊपर है कि करना नहीं करना, ठीक है, बट आपका मेन गोल नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये सब तो लाइफ का पार्ट है एंड आप किस चीज़ के लाए हो रशिया या फिर कोई भी कंट्री, तो वो आपका गोल डिसाइड कर लो भाई 6 साल बाद आपको FMG एग्ज़ाम निकालना है या फिर जो भी एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। और ये तो मतलब एडिक्शन तो रहते ही है, तो जैसे मैंने बताया कि लोग अब घर से दूर रहते हैं तो फिर दिक्कत आती है। मेन यही है कि अपना गोल नहीं भूलना है कि तुम वहाँ पढ़ने के लिए आए हो, तो उस चीज़ पे मेन रहना है कि तुम भटकना नहीं कि हाँ अब तो घर पे थे, इंडिया में थे, अभी आए फॉरेन में, चलो थोड़े मजे लेते हैं, लाइक वो बहुत। और ये आपके ऊपर है आप कितना कंट्रोल कर सकते हो खुद के ऊपर। खुद के ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए। मेन ये भी क्वेश्चन आता है कि पैसे कैसे वहाँ पे विड्रॉ करते हैं या यूज़ करते हैं। हाँ देखो पैसे का कैसा था कि जब मैं रशिया गया था 2017 में, तभी तो पैसे का कुछ सीन नहीं था। जो मेरा SBI का कार्ड हो गया या फिर जो भी कार्ड हो गया मैं डायरेक्ट ATM में डाल के पैसे निकाल देता था। बट जब जो वॉर हुआ उसके बाद ये सब तभी सैंक्शन लगने बंद हो गया पूरा। उसकी वजह से आप डायरेक्टली तो पैसे निकाल नहीं सकते रशिया में, बट आप ऐसा कर सकते हो कि वहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स हैं, वहाँ पे आप डायरेक्टली जो इंडियन करेंसी अगर आपका GPay अकाउंट चालू है उससे डायरेक्टली आप रूबल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे करना है क्या करना है, आप रशिया जाओ आपको सब समझ जाएगा, मतलब अब्रॉड जाओ तो रशिया में ही दिक्कत चल रहा है तो आप वहाँ पे जाके आपको पूरा समझ जाएगा कि कैसा चल रहा है ये सब। तो पैसे का कुछ दिक्कत है नहीं, वैसे आप हो जाता है पूरा निकल जाता है। मेनली तो सब डॉलर्स लेकर आते हैं, अगर आप डॉलर्स भी लोगे तो आपको गूगल के रेट पे ही वो एक्सचेंज करने मिल जाता है बैंक्स में या बैंक्स पे बाहर भी काफ़ी लोग रहते हैं जो गूगल पे जो रेट रहा उसी पे आपको एक्सचेंज करके दे देता है। हाँ मैं 2 ऑप्शन है, एक तो डॉलर्स ले जाओ या फिर आप ऑनलाइन ऐप से, बट इंडियन अकाउंट में आपके पैसे होने चाहिए तो ये आप ये कन्वर्ट कर सकते हो। 2 ऑप्शन है आपके पास। आपका इंडियन अकाउंट चालू रहे तो फिर आप इजीली वो चीज़ कर सकते हो। आप नहीं करोगे तो सीनियर्स में काफ़ी लोग रहते हैं जो जूनियर्स की हेल्प करने के लिए उनको कन्वर्ट करके देते हैं कि आप उनके अकाउंट में ट्रांसफर करो वो आपको रूबल भेज देंगे। ऐसे ये भी काफ़ी लोग करते हैं हेल्प करने के लिए, सो हो जाता है पैसों का। एक बार FMG एक बार क्लियर हो जाए तो उसके बाद में इंडिया में तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक 1 साल आपको बस हॉस्पिटल में करना है, फिर उसके बाद आप लोग अपना क्लिनिक खोलो, एक बार PR मिल जाए या तो नीट PG के लिए करो, वो कर सकते हो। बट काफ़ी स्टूडेंट्स को ये रहता है कि अगर उनको इंडिया में नहीं करने का मन, एक बार रशिया में कर लिए तो लगता है फॉरेन में ही रहते हैं, इंडिया में क्यों जाना है, तो कोई दूसरी कंट्रीज में जाने के लिए क्या रहेगा क्राइटेरिया? देखो MBBS रशिया कंप्लीट करने के बाद आप FMG आके इंडिया में तो निकाल सकते हो, वो तो आपको निकालना ही है। एंड उसके बाद अगर आप चाहो दूसरे कंट्रीज जाना, जैसे कि UK हो गया, US हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, आप वहाँ पे जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ कुछ लोग पूछेंगे अभी कि रशिया में सैंक्शंस लगे तो फिर भी जा सकते हैं क्या?
तो मुझे लगता है कि जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। ऑस्ट्रेलिया का जो भी एग्ज़ाम है, AMC जो बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एग्जामिनेशन, US का हो गया अपना, USMLE हो गया, प्लैब हो गया आपका, इसका प्लैब और MRCS इसमें आते हैं, हाँ UK में आते हैं। तो ये सब एग्ज़ाम्स आप देखिए वहाँ पे कंट्रीज़ में जा सकते हो, क्योंकि कुछ दिक्कत नहीं आती, क्योंकि रशियन यूनिवर्सिटीज़ जो होती है वो ECFMG और WHO अप्रूव्ड होती है। तो ड्यू टू दिस आप वहाँ पे जाके आपका PG जो हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, या फिर आप वहाँ पे काम भी कर सकते हो। तो ऐसा कोई दिक्कत ये आती नहीं, तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है वो क्या करना है आपको। तो मेनली तो यही देखना रहेगा जो भी यूनिवर्सिटी जा रहे हो वो अप्रूव होनी हाँ, चाहिए, approved, WHO, हाँ, वरना वो मेन तो WHO अप्रूव होना चाहिए। WHO तो बहुत जरूरी है, हाँ, वो तो वर्ल्ड का होगा। एंड देन जिस भी कंट्री जा रहे हो उस हाँ, कंट्री, जैसे हाँ, इंडिया का हाँ। NMC है तो NMC अप्रूव होना हाँ, चाहिए। हाँ, सो उसके लिए आई थिंक ऑनलाइन वेबसाइट है चेक हाँ, करने आप को, चेक कर सकते हो, आप यूनिवर्सिटी गूगल पे का आप आप नाम डालोगे तो आ जाता है कि वो और approved है गूगल कि पे आपको सब कुछ मिल जाता है आजकल। तो आप हाँ। देख सकते हो कि क्या आपकी यूनिवर्सिटीज़ अप्रूव्ड है इस कंट्री में, अगर आपको जाना है इन फ्यूचर तो उस हिसाब से एडमिशन लेना, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड या फिर जो भी रिगार्डिंग इंटर्नशिप, तो आप मुझे लिख सकते हो। आप मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं विदिन 24 आवर्स ट्राई करूँगा कि रिप्लाई दूँ आपको, और आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और कुछ होगा तो फिर आप कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वन। बाय बाय। बाय।